हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीसीएस न्यूज़पेपर। तो ये है आपका कंप्लीट बायोलॉजी का पार्ट टू। हमने पार्ट वन जो है वो कवर कर लिया था एंड ये उसका पार्ट सेकेंड है। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप ये साइंस एनसीईआरटी सीरीज करके एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वहां पर जाके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सबकी वीडियोस वहां पे अवेलेबल है। पूरी एनसीईआरटी को हम कवर करा रहे हैं फ्रॉम 6 to 10। प्लस हमारा टारगेट है कि हम 11th एंड 12th के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करवाएंगे जो कि आजकल बीपीएससी पूछ रहा है। उसके अलावा आपको एडीओ से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे लूसेंट का आपको हिस्ट्री करवाया जा रहा है, लक्ष्मीकांत के लिए भी हमने सीरीज लेके आए हैं एंड मैथ्स की भी चल रही है। मैथ्स की देखो 6 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, रीजनिंग की इतनी सारी चीजें चल रही है, तो आप जाके उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 72nd बीपीएससी हो, बीपीएससी एडीओ हो और बीएसएससी सीजीएल हो, उसमें अगर आपका साइंस आता है तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको वहां से वो देख सकते हैं। उसके बाद आप इसके साथ कंटिन्यू करें ताकि आपको चीजें जो है वो समझ आए। और इसका पीडीएफ जो है वो भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपको आसानी हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि हमारा किस तरीके से सबसे पहले सेल होता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू फॉर्म करता है, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हम लोग बनते हैं। इस तरीके से हमारी चीजें जो है बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड है धीरे धीरे हायर लेवल की तरफ। और जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर हमारे क्या होते हैं, वी हैव द ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल के अंदर हमारे क्या होते हैं, सेल के अंदर हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके पूरे सेल को फंक्शन करवाते हैं, सेल को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा इंडिपेंडेंटली हैंडल करने की एक क्षमता देते हैं। अब जो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर टिश्यू। तो हम लास्ट क्लास में सेल पढ़ चुके थे, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं टिश्यू। टिश्यू के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ेंगे, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव हो गया, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। जितने भी आपके सिस्टम जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। सो इफ यू लाइक द कंटेंट, डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड ताकि आप अगला वीडियो जो है वो मिस ना कर दे कहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टिश्यूज। सबसे पहले यहाँ पर टिश्यूज का मतलब होता है, टिश्यूज आपके क्या होते हैं, टिश्यूज आर योर ग्रुप ऑफ सेल्स। कुछ जो सेल्स होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं कि चलो यार हमें अब एक कॉमन फंक्शन करना है। सपोज करो कोई भी कॉमन फंक्शन करना है, जैसे आपका रेस्पिरेशन का कोई काम करना है या फिर एक छोटा सा लिवर का टिश्यू हो गया। तो हमें एक कॉमन फंक्शन करना है कि हमें लिवर बनाना है, ये बनाना है। तो हम जब भी किसी पर्पस के लिए ग्रुप बनाते हैं, उसी तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स आपका एक पर्पस के लिए मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यूज। अब ये टिश्यूज जो है ये आपके प्लांट में भी होते हैं और ये टिश्यूज जो है वो आपके एनिमल्स में भी होते हैं। तो इस लेसन में हम लोग पूरा प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट टिश्यू। सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा प्लांट टिश्यू होता है ना उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। उनके पास दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है मैं एक बार बता देती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये वो टिश्यूज होते हैं जो कि आपके लिविंग होते हैं, और ये क्या करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं। ये क्या करेंगे, आपका रैपिडली डिवाइड करेंगे और ये लिविंग टिश्यूज होंगे। कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड करते रहेगा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली रैपिड डिवीजन कर रहे होते हैं। तो इस टाइप का जो जिस टिश्यू के अंदर इस टाइप के सेल्स होते हैं उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे आपका रैपिड डिवीजन हो रहा है और आपको ये समझ आ रहा होगा इस रैपिड डिवीजन की वजह से क्या होगा, इस रैपिड डिवीजन की वजह से आपका जो प्लांट है वो ग्रो करेगा, है ना। इतना ज्यादा जब आपके इतने सारे सेल्स बनेंगे तो सेल्स जाएंगे कहाँ, प्लांट का अपना जो ग्रोथ है वो होगा, प्लांट जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, साइड की तरफ बढ़ेगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो ये सारा उसका ग्रोथ में काम आएगा। ठीक है, सारा सेल जो है वो फैलते 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 क्या होगा, प्लांट जो है ग्रो करेगा। तो ये जो है आपका प्लांट के ग्रोथ के लिए होता है। उसके बाद जो आपके परमानेंट टिश्यूज होते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई ये टिश्यू अब परमानेंट हो चुके हैं। अब देखो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, सबसे पहले ये डिवाइड कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। एक टाइम के बाद इनको लगता है कि भाई अब हो गया, अब मेरे बस का नहीं है कि मैं इतना डिवाइड कर पाऊं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये सेटल हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू के साथ। सेटल हो जाते हैं एज इन ये
अब बोल देते हैं कि भाई अब मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर काम अपना ले लेंगे, क्योंकि इनको बुढ़ापा छा चुका है, एक कोई काम ले लेंगे और अब वो जीवन भर वही काम करेंगे। अब ये डिवीजन नहीं करेंगे, अब ये डिवाइड नहीं होंगे, ये डिवाइड होना स्टॉप कर देंगे। तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं दे स्टॉप डिवाइडिंग, और ये एक पर्टिकुलर कोई भी फंक्शन लेके अब जीवन भर वही काम करते हैं। जैसे हम शुरू में आपने देखा होगा, हम जब स्टार्ट करते हैं स्कूलिंग वगैरह, तो हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, 10th तक हम सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ताकि आपको सबका आइडिया लगे क्या 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 सब्जेक्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंटरेस्ट डिसाइड करते हो। और फिर क्या करते हो, आप 12th के बाद साइंस लेते हो, जहां पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हो, या आर्ट्स लेते हो वहां पे आप ज्योग्राफी हिस्ट्री सारी चीजें पढ़ रहे हो, कॉमर्स लेते हो कॉमर्स की चीजें पढ़ रहे हो। उसके बाद क्या होता है, और 2 साल पढ़ने के बाद कॉलेज में जाते हो, फिर आप और स्ट्रीमलाइन हो जाते हो। या तो आप बीटेक कर रहे होते हो, या तो मेडिकल कर रहे होते हो। तो या तो आप बायो में गए हो कंप्लीटली, या तो आप मैथ्स में चले गए हो कंप्लीटली, राइट, मैथ्स फिजिक्स इन सारी चीजों में जा चुके हो। तो उसी तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिवाइड करता है, लास्ट में वो भी क्या कर देता है, अपना काम जो है फिक्स कर लेता है, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, उसी में अपना करियर भी बनाता है, उसी चीज में सब कुछ करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसको हम पूरी तरह से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये पूरे फ्लो चार्ट को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये आपका डिवाइडिंग टिश्यू हो जाता है, इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। मैंने क्या बताया, अब डिवाइड हो रहा है तो कुछ दिखेगा ना, प्लांट का ग्रोथ दिखेगी। तो ये किसके लिए है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट जो है वो ग्रो करता है। और ये आपके कुछ कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक ही जगह पर होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा प्लांट का ही जो टिश्यू है वो इसी की चीज का बना हुआ है, नहीं। प्लांट की ग्रोथ कहाँ कहाँ पे हो रही होती है, तो जहां पे आपका टिप होता है, ऊपर वाला टिप जिसे हम शूट टिप बोलते हैं, शूट टिप में ग्रोथ हो रही होती है। और कहीं ना कहीं आपके नीचे से जो रूट्स है वो भी जमीन के अंदर और डीप डीप जा रहे हैं, तो रूट टिप। तो ये क्या होता है, ये आपके टिप्स पर प्रेजेंट होता है, ऊपर ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रही तो शूट टिप, और नीचे जहां पे रूट्स की तरफ ग्रोथ हो रही तो रूट टिप। तो शूट और रूट को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स। जो सबसे टॉप लेवल की जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स। हम बोलते हैं ना, हम एपेक्स पे पहुंच जाएंगे, ऊपर एकदम पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके टिप्स के ऊपर जो मेरिस्टेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। जो आपके टिप्स पे मेरिस्टेम होगा उसे एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, अब जहां ये देखो ये वाला एरिया है, यहाँ से आपके लीफ निकल रहे हैं, ब्रांचिंग निकल रही है। तो ये सब एरिया क्या है, यहाँ से आप सोचो, यहाँ से आपका कुछ निकल के आ रहा है लीफ, मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, मतलब यहाँ पर भी टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ से आपका ब्रांच निकल के आ रहा है, यहाँ से आपका फूल निकल रहा है, ये सब जो होते हैं। तो यहाँ से भी आपका ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे भी आपको ग्रोथ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा टिश्यू होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, ठीक है। मेरिस्टेम जो है आपका यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना प्लांट्स में, जहां पर कि ब्रांच निकल रहा होता है, लीफ निकल रहा होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स। तो ये जो नोड्स होते हैं, नोड्स के ऊपर जो आपका मेरिस्टेम होता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होने लगता है, बूढ़ा होते होते प्लांट का जो साइज है वो भी बढ़ रहा होता है, वो चौड़ा हो रहा होता है, बाहर की तरफ ग्रो कर रहा होता है, लैटरली ग्रो कर रहा होता है, उसके साइड्स में ग्रोथ हो रही होती है। तो ये जो लैटरल साइड में जो आपका मेरिस्टेम होता है, जो कि आपका बुढ़ापे के टाइम पे बढ़ रहा होता है, जो उसकी चौड़ाई बढ़ रही होती है, बूढ़ा होते होते देखो सब चौड़े होने लग जाते हैं। ह्यूमंस का भी कहीं ना कहीं वही हाल है, प्लांट्स का भी वही हाल है। तो लैटरल जो ग्रोथ होता है उसे हम बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। तो अब नाम से आपको याद रहेगा कि अच्छा मैंने 3 टाइप के मेरिस्टेम पढ़े थे। ऑप्शन में अगर आपको दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो आपको याद रहेगा, अच्छा एपिकल मतलब ऊपर कोने कोने पे जो रहते थे एपिकल हो गए, इंटर कैलरी मतलब वो जो दो पत्ते होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उनके बीच में जो मेरिस्टेम होता है वो हो गया, और लैटरल मतलब उसकी चौड़ाई जो बढ़ रही है। तो इस तरीके से 3 टाइप के हमारे मेरिस्टेम होते हैं। बट जैसे जैसे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो होते हैं, इनका धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है, और ये डिवाइड होके फिर क्या बना देते हैं, आपके परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो ये हो गया आपका हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी तीनों पढ़ लिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सिर्फ 3 टाइप्स है, जिसको बोलते हैं हम एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। तीनों कहां पर मिलते हैं हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, इसको भी हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये जो सिंपल वाले होते हैं, सिंपल वाले आपके सिंपल होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसीलिए परमानेंट टिश्यू जो है वो 2 टाइप के हैं। अब देखना, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं
उसके आपके तीन टाइप हो गए। एक हो गया आपका पेरेन्काइमा टिश्यू, एक हो गया आपका कोलनकाइमा टिश्यू, एक हो गया आपका स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके भी आपके तीन टाइप है, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स देखो सबसे आसान है, कॉम्प्लेक्स में आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो जाइलम और फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स में सिर्फ यही दोनों चीजें आती है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम हो गया कॉम्प्लेक्स में, और सिंपल में आ गया आपका पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम होता है ना, इसका काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है आपका वाटर को मूव करना। आप प्लांट में जो पानी देते हो, पानी कहाँ पर देते हो? जब उसके रूट्स में देते हो, सॉइल में देते हो, लेकिन वो खाना कहाँ पे बनाता है? खाना वो बनाता है अपने लीफ महाशय में, लीफ में खाना बनता है, तो उसको लीफ में पानी की जरूरत है। अब खाना जो है, खाना बनेगा लीफ में, तो पानी की जरूरत भी लीफ में है ना, तो अब लीफ तक पानी कैसे पहुंचेगा? ये पहुंचाने का काम होता है आपका जाइलम का। ठीक है, जाइलम जो है ये क्या करेगा? आपका खाना कहाँ पहुंचा, सॉरी, पानी कहाँ पहुंचाएगा? लीव्स तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये आपका कहाँ तक पहुंचाएगा? पानी लीव्स तक पहुंचाएगा, फिर वहां पे लीव्स क्या करेगा? खाना बनाएगा। फ्लोएम का काम क्या होता है? ये आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड मतलब खाना, खाना को ये आपको ट्रांसपोर्ट करेगा। लीफ में क्या हुआ? अब यहाँ पे किचन है, दिस इज नोन एज योर किचन ऑफ द लीफ। लीव्स को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट बॉडी का जो किचन होता है उसे लीफ को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका खाना पक गया। अब खाना ऐसा तो नहीं है सिर्फ लीफ को जरूरत है, पूरे प्लांट को जरूरत है खाने की। तो आपके रूट्स को खाने की जरूरत है, स्टेम को खाने की जरूरत है, फूल पत्तों को खाने की जरूरत है। सब अपना खाना नहीं बना सकते ये लोग, सिर्फ लीफ अपना खाना बना सकता है। तो लीफ के पास तो खाना बन ही रहा है, तो वो तो खा ही लेगा, बाकी सबको कैसे पहुंचाओगे यार? तो इसके लिए आपके पास एक स्पेशलाइज्ड अलग से पाइपलाइन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। अब ये जो पाइपलाइंस होती है ना, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स में आता है आपका जाइलम और फ्लोएम। एक का काम है पानी पहुंचाना, एक का काम है खाना पहुंचाना। एक हो गया आपका परमानेंट टिश्यू का, एक टाइप हो गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तीन टाइप के टिश्यू है, तीनों को मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम से समझाने की मैं कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे हम लोग पहले बात करते हैं, देखो ये हो गया हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले इनके सेल का टाइप, इसके सेल के टाइप पे ही क्वेश्चन आता है। अगर आप देखोगे तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, पीसीएस। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू को आप ऐसे याद रखना कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके अंदर हमारे तीन टाइप के टिश्यूज है, पीसीएस। ठीक है, पीसीएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एडीओ की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो पीसीएस याद रखना मेरे ख्याल से आसान है। तो पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना वरना कंफ्यूज होने लग जाओगे। तो आप देख रहे हो पेरेन्काइमा क्या है? पेरेन्काइमा आपका लिविंग है, लिविंग सेल है। तो ये जो हो गया आपका एक लिविंग सेल है। उसके बाद ये भी आपका लिविंग सेल है। पर ये जो एस है ना, ये लिविंग नहीं है, ये डेड सेल्स होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे सीरियस वगैरह में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं। आप जब पीवाईक्यूज आपको आपके लिए हम लोग इसके बाद जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम एक पीवाईक्यूज सीरीज लॉन्च करेंगे जहां पर हम रैपिडली, एग्जाम की डेट आ जाएगी, एग्जाम पास आ जाएगा, तो हम सारे जो क्वेश्चंस है, घटना चक्र हो गया या फिर और भी जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, हम वो फिल्टर आउट करके आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो तब आपको समझ आएगा कि अच्छा इन सारी चीजों का क्या काम था। आप तब अच्छा तब जब क्वेश्चन लगाने लगोगे ना, और जब वो क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा कि यस, सफल हुआ हमारा पढ़ना। ठीक है, तो अब ये पीसीएस है। पीसीएस में जो पीसी है वो लिविंग है, लेकिन जो एस है वो क्या है? डेड सेल्स होते हैं। तो पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग वाला सेल है ये पी है, तो ये अनस्पेशलाइज्ड होगा। और इसके सेल वॉल कैसा होगा? हमने क्या पढ़ा था, जो प्लांट का जो सेल होता है ना, उसमें सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में ये नहीं होता है, ध्यान रखना, नहीं होता है ये। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज डेड या फिर लिग्निफाइड, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि लिविंग कौन सा है, डेड कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो सेल कैसा हो गया? पेरेन्काइमा का सेल कैसा है? लिविंग है। इसका जो सेल वॉल होता है बहुत पतला होता है, और इसके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस का मतलब क्या है? दो सेल के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा है। जैसे अब आप देखो इधर, ये हो गया हमारा पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमा टिश्यू में आप देख सकते हो, ये देखो इसके सेल्स कैसे हैं, इसका जो सेल वॉल है कैसे पतला पतला सा सेल वॉल है, पर इधर देखो इसके सेल वॉल कैसे मोटे मोटे सेल वॉल है। इसका देखो, इसका सेल वॉल और मोटा है, देखो ये यहाँ तक जो है ये सेल वॉल ही है। तो आपको इससे समझ आ रहा होगा कि सेल वॉल जो है पतला होना, थोड़ा बीच वाला टाइप्स का होना और थोड़ा
मोटा होने का क्या मतलब है, देखो इसका सेल वॉल बहुत पतला है। अच्छा, इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा है, तो आप देखो पीसीएस के पी में आपको दिख रहा है ना, ये देखो कितना बड़ा एयर स्पेस है, बड़ा बड़ा देख रहे हो, गैप वाइट वाइट दिख रहा है हमें यहाँ पे। उसके बाद आप कोलन काइमा में देख सकते हो कि इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो ना के बराबर है, बहुत कम रहता है। और इसमें तो बहुत ही मतलब मिनिमलिस्टिक टाइप्स हो जाता है। ठीक है, इसके सेल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, थोड़े लंबे लंबे होंगे, इलोंगेटेड होंगे। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो ये जो आपके सेल्स है कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, इनका सेल वॉल थिन होता है, इसमें लार्ज स्पेसेस होते हैं। अच्छा, अब इनका जो फंक्शन होता है ना, इनका फंक्शन होता है, इन ये जो सेल्स है आपके पेरेंट काइमा के, इनका फंक्शन है कि भाई हम क्या करेंगे, खाना को स्टोर करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में भी खाना को स्टोर किया जाता है, उसी तरह इनका फंक्शन क्या है, खाना को ये स्टोर करते, दे स्टोर द फूड। और एक और चीज ये करते हैं, ये है ना अपने अंदर एयर ट्रैप करके रख लेते हैं। अब इस एयर ट्रैप करने से क्या होता है, आपने देखा है लोटस के जो ये लीव्स होते हैं, जो उसके पत्ते होते हैं, वो पानी पे आराम से फ्लोट करते हैं। क्यों फ्लोट करते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि उनके अंदर ये जो पेरन काइमा होता है, उनके पेरन काइमा के अंदर एयर भरा हुआ होता है, और इसलिए उसका नाम चेंज करके हो जाता है एरन काइमा। ठीक है, वो जो लोटस के पत्ते होते हैं आराम से पानी में ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पेरन काइमा के जो सेल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, अपने अंदर बहुत सारा हवा भर लेते हैं ताकि वो पानी पे आराम से फ्लोट कर सके। और एक होता है क्लोरेन काइमा। जैसे आपको पता है कि जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, तो हम बचपन से रटते आ रहे हैं 7th क्लास से कि फोटोसिंथेसिस इज द ये फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, जहाँ पे हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाते हैं प्लांट्स के लिए, और ऑक्सीजन रिलीज होता है ना। क्लोरोफिल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब ये जो क्लोरोफिल होते हैं ना, ये इसी पेरेंट काइमा के अंदर अंदर ही ये क्लोरोफिल होते हैं। तो वैसे पेरन काइमा को जिसके अंदर क्लोरोफिल ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरन काइमा। ठीक है, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको यही ध्यान रखना है, एरन काइमा ये पूछ सकता है फ्लोटिंग वाला, और क्लोरन काइमा भी गलती से पूछ सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एरन काइमा है क्योंकि ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है हमारा कॉलन काइमा। पीसीएस का सेकंड वर्ड क्या है, सी। सी से क्या है, कॉलन काइमा। लिविंग है, थोड़े लंबे लंबे सेल होंगे, इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं कॉर्नर्स पे, और इसमें जो स्पेस होता है बहुत लिटिल लिटिल सा स्पेस होता है। ठीक है, बहुत कम स्पेस होगा। हालांकि आपको स्पेस थोड़ा इधर दिख रहा होगा, इधर नहीं दिख रहा होगा, बट ये जो होता है इसमें लिटिल स्पेस होता है और इसमें नो स्पेस होता है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ठीक है, सो कोलन काइमा में क्या होगा, अब देखो इसे याद रखना कितना आसान है। पीसीएस हमने कर लिया, इसका सेल वॉल थोड़ा थिन है, इसका सेल वॉल थोड़ा मोटा है, इसका सेल वॉल बहुत मोटा है। ठीक है, इसका सेल वॉल कैसा है, थिन है, इसका मोटा है, इसका बहुत ज्यादा मोटा है। इसमें एयर स्पेस बहुत ज्यादा है, इसमें लिटिल लिटिल स्पेस है, इसमें नो स्पेस है। तो इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस में याद रखोगे तो आपके लिए याद करना आसान होगा। बहुत वेरी लिटिल। अच्छा, कोलन काइमा का काम क्या है, तो कोलन काइमा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट देना। आपने देखा होगा कि जब पौधे नए होते हैं हमारे, उसको थोड़ा मोड़ दो, इधर उधर घुमा दो, कुछ नहीं होता, नहीं टूटता है वो। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कौन प्रोवाइड करता है, उसको ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कोलन काइमा प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा जब पौधे हमारे ऐसे बहुत जोर जोर से हवा में हिल रहे होते हैं पर वो टूटते नहीं है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो हार्ड हो जाते हैं, तब वो टूटने लगते हैं। बट जब तक वो यंग होते हैं, ग्रीन होते हैं, तब तक वो टूटते नहीं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे उनके अंदर क्या होता है, कोलन कायमा होता है। तो सी से आपका क्या रहता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोलन कायमा जो है वो प्रोवाइड करता है। फाइन। उसके बाद स्क्लेरन काइमा। अच्छा, अब देख लो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली जहाँ पे आपका लीफ अटैच है, क्योंकि पत्ते हिल रहे हैं, फ्लेक्सिबल है। उसके बाद आपके स्टेम्स हो गए, जो आपने देखा होगा जो हमारे बेल होते हैं, हमारा आपने खीरे का पौधा देखा होगा, वाटरमेलन का देखा होगा, देखते हो उसकी जो लतें होती है कितनी फ्लेक्सिबल होती है, कहीं भी चढ़ा दो। मनी प्लांट का पौधा देखो, तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब आपका कॉलन काइमा की वजह से होता है। फिर आता है स्क्लेरन काइमा। थोड़ा गंदा सा नाम है, समझ लेना, देखते हैं कि भाई ये डेड है, बेकार सा है। तो ये जो सेल होता है ना, ये डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के होते हैं डेड सेल्स। ये हो गया आपका स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। ये स्क्लेरेंकाइमा जो होते हैं डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं। नैरो क्यों होते हैं, देखो ये कोने कोने पे देख रहे हो कितना ज्यादा पतला हो गया है, क्योंकि इसके अंदर ना, इसकी जो सेल वॉल के अंदर एक डिपोजिशन हो जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग लिग्निन डिपोजिशन, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं लिग्निफाइड
सेल वॉल। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज डेड ड्यू टू द लिग्निफाइड सेल वॉल्स। तो वहां पे सिंपल सा आंसर है, अब देखो ऑप्शन वो आपको बना देंगे, क्लोरन काइमा, पेरन काइमा, एरन काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा। अब आप देखोगे भाई सारे काइमा 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 है, आपको क्या पता कि पेरन काइमा, क्लोरन काइमा और जो आपका एरन काइमा है ये तीनों एक ही बिरादरी के हैं, सिर्फ एक अलग है कोलन काइमा और एक स्क्लेरन काइमा, और स्क्लेरन काइमा ही आपका आंसर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना देते हो। तो लिग्निफाइड वॉल किस में होता है, वो हमारा स्क्लेरनकाइमा में होता है। स्क्लेरनकाइमा आपका डेड होता है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता, मोटे मोटे सेल वॉल्स होते हैं। ठीक है, कि इसमें कोई अच्छा, इसके अंदर इतना ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसी की वजह से इनका स्पेस जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, अब ये डेड है, अब डेड सेल से क्या बनेगा हमारा, जो हम बोलते हैं केराटिन हो गया, हमारे नेल्स वगैरह हार्ड क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेड होते हैं, राइट। तो ये भी जब आपका स्क्लेरन काइमा अगर डेड सेल्स है, डेड टिश्यू है, तो क्या होगा, इससे प्लांट जो है वो हार्ड हो जाएगा, स्टिफ होगा, और इसकी वजह से उसे स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे आप कोकोनट देखते हो, कोकोनट को जब उसके अंदर से हम कोकोनट निकालते हैं तो उसके बाहर जो ब्राउन ब्राउन होता है रस्सी जैसा, बहुत हार्ड होता है निकालने के लिए, वो किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ योर स्क्लेरन काइमा। स्टेम के अराउंड जो बार्क वगैरह होता है, ये सब भी आपका स्क्लेरन काइमा का बना होता है। ठीक है, तो पीसीएस याद रखना है। पीसीएस क्या है आपका, सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग, इसके तीन टाइप्स होते हैं, दैट इज योर पीसीएस। और एक हो गया आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसमें आपके दो टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने देखा होगा हमारी जो बॉडी है वो क्या है, पूरी तरह आपका स्किन से कवर्ड है, मतलब हमारा सर में जो बाल है, बाल वाला एरिया भी स्किन से कवर्ड है, हमारे जो मतलब पैर की जो टिप्स हैं वो भी, वहां पे भी स्किन है। पूरी बॉडी हमारी किससे कवर्ड है, स्किन से कवर्ड है। उसी तरह प्लांट की पूरी बॉडी आप देखते होगे कि एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो मतलब पूरी प्लांट बॉडी का जो सबसे बाहर वाला लेयर है ना, वो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि उसका ग्रीन कलर है, कहीं पे कुछ कलर है, ट्रांसपेरेंट है, क्या है, हमें वो पता नहीं चलेगा। हमारी बॉडी में हमें दिख रहा है कि पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है, प्लांट का आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे। पर उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है, एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस का मतलब सिंपल है, एपी मतलब कुछ बाहरी चीज, और डर्मिस मतलब का होता है स्किन। तो एपी मतलब कुछ बाहर से, आउटर आउटर सी चीज है, और स्किन तो बाहरी, जो स्किन वाला जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होता है, कि जब भी आपके नए नए ब्रांचेस निकल निकल के आते हैं, जो भी हमारे यंग पार्ट्स होते हैं, वहां पर ये आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूजुअली किस चीज का, सिंगल लेयर होता है और रिलेटिवली फ्लैट सेल होता है। तो ये जो एपिडर्मिस होता है ना, ये पतले पतले इस तरीके के सेल्स से पूरे प्लांट की बॉडी को जो है हम कवर कर देते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, सब जगह को हम इसी तरीके से कवर करते हैं। और ये एक कंटिन्यूअस लेयर होता है, इसके अंदर कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। क्यों, अरे भाई हम कवरिंग कर रहे हैं ना, अगर उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे तो प्रोटेक्ट कैसे करोगे, कुछ ना कुछ अंदर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ केमिकल या कुछ बाहरी चीज हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो कवर करने का मतलब है कि हमें बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना है, पूरा कंटिन्यूअस लेयर रहेगा, तभी तो कोई अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसी तरीके से ये जो एपिडर्मिस होता है, इसका हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस लेयर बना देते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव रोल। क्या है, ये पूरा इंटायर सरफेस और जितना भी आपका प्लांट का पार्ट है, जितना भी यंग प्लांट का जितना भी पार्ट है, सबको हम कवर कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका वाटर लॉस कम होता है, क्योंकि प्लांट, सपोज करो आपका धूप है, बहुत ज्यादा धूप है, सारा पानी उससे निकल जाएगा तो मर जाएगा। आपने देखा होगा जब नया पौधा लगाते हैं, जब वो लग नहीं पाता है पानी वगैरह, तो सूख के मर जाता है। तो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ज्यादा ऐसा ना हो कि एक्सेसिव पानी जो है वो लूज कर रहा है, कोई मैकेनिकल इंजरी से उसे बचा लेता है। पैरासाइटिक फंगी, फंगी वगैरह क्या करते हैं, उसे इन्वेड कर लेते हैं, उसमें लग जाते हैं, खराब कर देते हैं पौधों को, तो उससे बचा लेता है। दूसरी चीज ये कि अब जो आपके लीव्स वगैरह होते हैं ना, लीव्स के ऊपर सबसे ऊपर का जो परत होती है ना, आपको चमकता हुआ दिखता है। कभी सोचा है क्यों चमकता है, क्योंकि उसके ऊपर ना ऑटोमेटिकली एक हल्की सी वैक्स की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग होती है। क्यों होती है, ये आपको एक वाटर रेसिस्टेंट लेयर है, ताकि वाटर जो है उसके ऊपर एक तो टिका ना रहे, रॉटिंग ना हो, खराब ना हो, वाटर प्रूफ बनाता है वो उसको। ठीक है, और डेजर्ट प्लांट्स में तो सबसे ज्यादा होता है, एक वैक्सिंग कोटिंग प्रॉपर वाली होती है क्यूटिन का, जो कि उसे क्या बनाता है, वाटर प्रूफ बना देता है, जिससे कि वो कम से कम पानी जो है वो लूज करे और वहां डेजर्ट की कंडीशंस में वो सरवाइव कर सके। ठीक है,
उसके बाद ये जो एपिडर्मिस होता है, ये जो आउटर कवरिंग होती है, इस आउटर कवरिंग के ऊपर आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। क्यों होते हैं ये होल्स? ठीक है, ये जो आपकी आउटर कवरिंग होती है ना, ये देखो, ये आपका ऊपर वाला स्किन हो गया, ये देखो, ये नीचे ऊपर वाले स्किन पे नहीं, जैसे ये लीफ का ये जो डायग्राम है ना, ये लीफ का डायग्राम है। तो अब लीफ में क्या होता है हमारे साथ, जो लीफ होता है उसके ऊपर वाले सरफेस पे होल्स नहीं होते, कम होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं। क्योंकि अगर ऊपर वाले सरफेस पे ज्यादा होल्स होंगे तो उससे क्या होगा, आपका सनलाइट जो है क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन करेगा। इसीलिए उसके नीचे वाले साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। अब यही स्टोमाटा जो है ये सारा खेला करता है, यहीं से आपका जितना भी गैसियस एक्सचेंज है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके बाद जितना आपको वाटर निकालना है, ठीक है, वाटर जैसे आपने बहुत दुनिया भर का पानी डाल दिया अपने पौधे में, तो क्या करेगा वो बेचारे को, उसे पानी छोड़ना पड़ेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पानी छोड़ने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। जिस प्रोसेस से प्लांट जो है अपना सारा एक्सेस वाटर स्टोमेटा के थ्रू निकाल देता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो वो पानी जो है, वाटर जो है, इन्हीं छोटे छोटे होल्स की वजह से वो निकालता है। तो इन होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, इसका काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज करेगा और ट्रांसपिरेशन करेगा। ट्रांसपिरेशन मतलब जो भी एक्स्ट्रा पानी जो होता है उसको वो एज अ वाटर वेपर इवेपोरेशन के थ्रू बाहर कर देता है। आपको ये पता है, इस ट्रांसपिरेशन के ना दो फायदे और होते हैं। जैसे आपका ये प्लांट बॉडी है, अब यहाँ पे ये लीफ है, और यहाँ पे सपोज करो आपके वाटर बबलेट्स आके और ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब इससे क्या होता है कि जब आप ऊपर से कोई चीज बाहर निकल निकल के जा रही है तो एक सक्शन क्रिएट होगा। हम किसी चीज को ऊपर खींच के पानी बाहर लेके जा रहे हैं तो एक सक्शन क्रिएट होगा, एक पुल क्रिएट होगा, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ एक इस तरीके का पुल क्रिएट होता है। और इसी पुल की वजह से कहीं ना कहीं जो आपका वाटर है वो जाइलम में ऊपर आता है। तो पानी जो है वो जाइलम में किस वजह से ऊपर आता है, तो वो ऊपर आता है आपका ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। ठीक है, किस वजह से आता है, जैसे जैसे आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, पानी जो है ऊपर खत्म हो रहा होता है, तो नीचे से पानी खिंच खिंच के ऊपर आता है। इसे बोलते हैं, ये सक्शन जो होता है ये किस वजह से होता है, जो एक सक्शन वाला फोर्स होता है उसकी वजह से होता है। जैसे स्ट्रॉ कैसे वर्क करता है हमारा, जिस तरह से हम फ्रूटी पीते हैं, हमारा जैसे स्ट्रॉ वर्क करता है, उसी तरीके से ये आपका ट्रांसपिरेशन पुल वर्क करता है। जब हम स्ट्रॉ से फ्रूटी को ऐसे खींचते हैं तो क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट करते हैं हम लोग, और उसकी वजह से पानी जो है, जो फ्रूटी जो है वो हमारे मुंह में आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, मैंने क्या बताया था, जाइलम जो है वो क्या करता है, आपका वाटर लेके आता है ऊपर। अब वो खुद से थोड़ी लेके आएगा, अब वहां पे आपका कोई पंप थोड़ी लगा हुआ है, जैसे हमारे बिल्डिंग्स में पंप लगा होता है, पानी नीचे से ऊपर हम खींच लेते हैं पंप के थ्रू। पर प्लांट में कोई पंप नहीं लगा है, कोई मशीन नहीं लगी है। वहां पर क्या होगा, तो इसके पास अपना एक मैकेनिज्म है कि भाई मैं टमाटा से अपना पानी छोड़ता हूँ, उसकी वजह से एक पुल क्रिएट होता है, और उस पुल की वजह से जैसे स्ट्रॉ में फ्रूटी आ जाता है, वैसे ही जाइलम में पानी ऊपर पहुंच जाता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा पाऊंगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये जो स्टोमाटा होता है ना, इस टोमाटा को गार्ड की जरूरत है। कहीं भी आपकी एंट्री एग्जिट की जो भी गेट्स होते हैं, जहां भी गेट्स वगैरह होते हैं, वहां पर क्या जरूरत होती है, हमें गार्ड्स की जरूरत होती है। तो ये जो आपके छोटे छोटे पोर्स हैं, इनको भी किसकी जरूरत है, गार्ड्स की जरूरत है। अब इनको गार्ड कौन करता है, तो भाई इसके गार्ड का नाम ही रख दिया इन्होंने, गार्ड सेल। ठीक है, तो ये जो दोनों तरफ आपके जो सेल्स दिख रहे हैं, किडनी शेप के, राजमा के शेप के जो सेल्स दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल। ये क्या करते हैं, ये आपका स्टोमाटा को, गेट को खोलते हैं और गेट को बंद करते हैं। होता क्या है, जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो सेल है, इसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर पानी चला जाएगा। अब पानी जाने के से क्या होगा, गार्ड सेल थोड़ा मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो क्या होगा, दो मोटे लोग अगर खड़े होते हैं तो उनके बीच में स्पेस आ जाता है, थोड़ा सा गैप रहता है अच्छा खासा, तो यहाँ पे गैप आ जाता है और इससे आपका एक्सचेंज हो जाता है। फिर जब इससे पानी बाहर चला जाता है तो ये दोनों अपना पास आ जाते हैं, सिकुड़ के चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से पानी की ही हेल्प से ये अपना क्या करता है, एंट्री और एग्जिट करवाता है गार्ड सेल्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद रूट्स के अंदर भी आपके हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे गाजर वगैरह आते हैं उसमें छोटे 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 ऐसे हेयर्स लगे होते हैं। वहां पर भी क्या होता है, क्यों होते हैं ये हेयर्स, कभी सोचा है? जैसे अगर आप सोचो कि आपकी फिंगर्स नहीं होती,
ठीक है। फिंगर्स नहीं होती तो अब फिंगर्स के बीच का एरिया, साइड का एरिया, आप बस अपने हाथ को देखो, अगर ये फिंगर्स नहीं होती तो क्या रहता, हमारा फ्रंट वाला हाथ रहता, पीछे वाला हाथ रहता, बस उतना ही एरिया रहता। पर क्योंकि फिंगर्स है, अब क्या है, फिंगर्स के हम लंबे वाले साइड पे जितना जगह है वो भी हमारा सरफेस एरिया है, उसको पूरा घुमा के सब जगह हमारा सरफेस एरिया है। तो जब हम किसी भी चीज को, जैसे आपका ये फिंगर समझ लो ऐसे ऐसे है, किसी भी चीज को ऐसे फिंगर वाली चीज करके ऐसे इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होता है, ये वाला एरिया भी हमें मिल जाता है, ये भी 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 मिल जाता है। तो इससे हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जबकि अगर ऐसे प्लेन रहेगा तो क्या है, बस इतना ही सरफेस एरिया है जिसपे हम काम कर सकते हैं। पर अब सोचो इसको हमने ऐसे ऐसे बढ़ा दिया, अब क्या है, ये वाला एरिया भी है, ये वाला एरिया भी है, ये वाला भी है, ये भी है। तो जब भी हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस करते हैं, रूट में जो हमारे हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, जो हमारा रूट होता है उसमें जो हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, क्यों होते हैं वो हेयर्स, उनका काम क्या है, उनका काम है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पानी, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉर्क या फिर बार्क। ये जो आपका बार्क होता है पेड़ों पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्क या फिर बार्क। ये कब आता है, कब ग्रो करना स्टार्ट करता है, जब हमारा प्लांट जो है बुढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है तब। ये किस टाइप का होता है तो आपको भी पता है कैसा होता है, ये आपने टच करके देखा होगा, डेड होता है। इसमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुबरिन। वहां पर क्या था हमारा, ये देखो स्क्लेरन काइमा में क्या था, स्क्लेरन काइमा में हमारे पास लिग्निन होता है। ठीक है। स्क्लेरन काइमा में हमारे पास क्या होता है, वी हैव लिग्निन इन स्क्लेरन काइमा। वेराज यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सुबरिन होता है। सुबरिन इसके अंदर डिपॉजिट होता है, अंदर 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 सुबरिन होता है। बस ध्यान रख लेना कि बाग के अंदर हमारा सुबरिन होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, अंदर से बाहर पानी नहीं घुसने देता है, बाहर से अंदर कुछ अंदर बाहर होने नहीं देता है, ये रोकता है इस चीज को। क्योंकि ये बार्क जो है, इससे अगर अंदर बाहर चीजें होने लगेगी तो फिर प्लांट तो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बार्क देखते हो आप, इसमें बहुत ज्यादा झल होता है, देखो यहाँ पे भी झल है। तो अब इसके अंदर से पानी तो आराम से घुस जाएगा, बारिश हुई पानी अंदर चला जाएगा। तो इसके अंदर एक सेफ्टी बैरियर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुबरिन का बना हुआ होता है वो। ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका अंदर बाहर चीजें जो है अलाउड नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने प्लांट टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस कर लिया, तीन टाइप्स हो गए, इजी सिंपल में हमारा पीसीएस हो गया, और हमने एपिडर्मिस वगैरह डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें जाइलम होता है और इसमें फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वो ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ठीक है, पुल की वजह से। अच्छा, अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि जाइलम जो है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ऊपर ही से पानी लेके जाना है लीव्स के पास। तो इसलिए जाइलम जो है क्या करता है, वन डायरेक्शन में वर्क करता है, सिर्फ ऊपर की तरफ वो पानी लेके जाता है। जबकि अगर आप देखोगे फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या है, लीफ ने जितना भी खाना बनाया है उसको सबके पास लेके जाना, मतलब रूट्स के पास भी लेके जाना, स्टेम के पास भी लेके जाना, और ऊपर अगर आपका कुछ फ्लावर है तो उसके पास भी लेके जाना। तो अब फ्लोएम है, यहाँ से खाना लेके आया, खाना लेके आएगा तो अब ये क्या करेगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, साइड भी ब्रांच है अगर तो वहां भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो फ्लोएम जो है वो क्या करता है, वो मल्टी डायरेक्शन में काम करता है, सारे डायरेक्शन में काम करता है। लेकिन जाइलम क्या करता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ओनली वन डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब जाइलम और फ्लोएम के ना तीन तीन चार चार चीजें हैं, बस उसको आपको इतना याद रखना है, बाकी इसके अलावा आप कुछ नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस ये याद रखना है। ठीक है। तो अब हमारे दो टाइप के टिश्यूज हो गए कॉम्प्लेक्स में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हमने डिस्कस कर लिया, ये किस डायरेक्शन में वर्क करता है, वन डायरेक्शन, ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, और ये मल्टी डायरेक्शन। लॉजिक समझा दिया, एग्जाम में लॉजिक याद रहेगा तो सब। जाइलम में आपके चार टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलन, पेरेनकाइमा, फाइबर्स। अब ध्यान देना इसमें, ये जो आपका जाइलम, पेरेनकाइमा और फाइबर्स, ये जो पेरेनकाइमा और फाइबर्स जो है वो यहाँ पर भी है, बस नाम चेंज कर दिया, फ्लोएम, पेरेनकाइमा और फाइबर्स। तो ये पेरेनकाइमा और फाइबर्स आपको याद रहेगा। मेन जो पंगा फंसता है वो कहाँ फंसता है, वो फंसता है आपका, ये याद रखने में, ट्रैकीड और वेसल्स किस में है, और सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स किस में है। तो इसको सिंपल से आप याद रखना, हम कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे टी यू वी एक्स ऐसे याद रखते हैं, राइट। तो बस इस यू को भूल जाना और इसको याद रखना, टी यू वी एक्स। तो जो जाइलम है उसमें क्या होता है आपका, टीवी, ट्रैकीड्स और वेसल्स। तो ट्रैकीड्स और वेसल्स जो है वो आपका क्या बनाते हैं,
जाइलम्स में होते हैं। उसके अलावा आपको पेरेन्काइमा और फाइबर्स, ये तो आपको दोनों में मिलेंगे, तो ये तो आपको एनीवे याद रखना है कि पेरेन्काइमा है तो जाइलम लगा देंगे तो जाइलम पेरेन्काइमा हो गया, फाइबर्स है तो जाइलम फाइबर्स तो वो जाइलम में हो जाएगा, फ्लोएम में लगा देंगे तो वो फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर्स हो जाएगा तो वो फ्लोएम में चला जाएगा। अब इसको जाइलम में दो चीजें हम एक्स्ट्रा याद रखनी है तो हम ऐसे अल्फाबेटिकल में याद रख लो, TUVX, यू को भूल जाओ अपना। जाइलम में क्या होता है, तो ट्रकीड्स और वेसल्स, क्लियर, डन। उसके बाद आता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम के लिए सिंपल है SC। फ्लोएम क्या है हमारा, SC है, SC कैटेगरी से मतलब कोई ऐसे बुरा मत मानना, बट नॉर्मली बस याद रखने की टेक्निक है, ठीक है। तो फ्लोएम जो है वो SC कैटेगरी से है, तो इस तरीके से याद रखो। तो इसमें क्या होता है, आपके सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स बोल लो और साथ में आपके कंपेनियन सेल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है बस। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ पूछा भी जाएगा तो मैं आपको बता रही हूँ गेस वर्क कैसे करना है। ये जो फाइबर्स है, इन फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स कैसे होते हैं, हम फाइबर्स जितनी भी चीज होती है वो हमारी कैसी होती है, थोड़ी डेड सी होती है, खराब होती है। जो हम रस्सी बनाते हैं वो क्यों बना पाते हैं हम लोग, नारियल का जो बाहर वाला जो खोल होता है उससे हम रस्सी बना लेते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो डेड होता है, वो डेड सेल होता है, ठीक है। तो जो जाइलम फाइबर्स होगा या फिर फ्लोएम फाइबर्स होगा, ये क्या होगा, ये आपका दोनों डेड होगा। बाकी फ्लोएम में अगर आप देखोगे तो सारे ही टिश्यूज आपके कैसे हैं, लिविंग है, सारे ही सेल्स आपके लिविंग हैं, एक्सेप्ट जो हमारा जाइलम फाइबर है और फ्लोएम फाइबर है वो कैसा है, डेड है। डेड है, कोई चीज डेड होती है तो हमने देखा था स्क्लेरनकाइमा में भी जो सेल था वो क्या था, डेड था, तो उसका काम क्या था, हार्डनेस, स्टिफनेस, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, ये सब प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर भी अगर आपका फ्लोएम फाइबर्स और जाइलम फाइबर्स डेड है तो उसका काम है, डेड है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह ये सब प्रोवाइड करना। ट्रैकीड्स और वेसल्स भी आपके इनिशियली तो लिविंग होते हैं, बाद में वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जाइलम में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही लिविंग है, वो है आपका पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा हमने पहले भी पढ़ रखा है कि वो लिविंग है तो लिविंग है। आपका फ्लोएम में अगर आप देखोगे तो सारे ही सेल्स लिविंग है एक्सेप्ट आपका फ्लोएम फाइबर्स। तो एक एक्सेप्शन बस ध्यान रखना, यहाँ पे आपका पेरेन्काइमा लिविंग है बस, यहाँ पे सब लिविंग है बस, एक आपका फ्लोएम फाइबर्स डेड है। इसका प्राइमरी फंक्शन बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जब आप नोट्स के रेफर करोगे, कुछ अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो ये पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज पे। अब जो हमारा एनिमल टिश्यूज होता है ना, अगेन ये जो टिश्यूज होते हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया है पहली क्लास में कि ये जो टिश्यूज होते हैं ना, टिश्यूज जो है ये मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और टिश्यूज जो है वो कैसे बनते हैं, टिश्यूज जो है वो हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है एक अपना ग्रुप बना लेते हैं कि भाई आओ हम मिलके अब एक कॉमन फंक्शन करेंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। और अब क्या होगा, टिश्यूज के बाद जो टिश्यूज होते हैं अलग अलग टाइप्स के, वो मिलके क्या बनाते हैं, वो एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे आपका स्टमक हो गया, स्टमक जो है ना वो एक टिश्यू का नहीं बना हुआ है, उसमें ये चारों टिश्यूज हैं, कनेक्टिव, एपिथेलियल, मसल, नर्वस। तो अब आपको यहाँ से ये समझ आना चाहिए कि एनिमल टिश्यू की जब हम लोग बात करते हैं तो एनिमल्स में हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इन्हीं चार टिश्यूज से बने हुए। एनिमल्स में सिर्फ चार टाइप के ही टिश्यूज हैं, एक हो गया कनेक्टिव, एपिथेलियल, मसल और नर्वस। इन्हीं चारों टाइप के टिश्यूज से हमारी पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन बना है। सारे ऑर्गन्स जो है, किसी ऑर्गन में कोई टिश्यू ज्यादा होगा, किसी ऑर्गन में कोई टिश्यू ज्यादा होगा, बट इन्हीं चारों से हमारी पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बने हैं, ठीक है। तो इन चारों टिश्यूज को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आपको पहले ही बताया, इपी इपी का मतलब होता है किसी चीज को कवर करना, जो बाहर बाहर से कोई चीज की कवरिंग बनाए। और एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि ये एक ऐसा टिश्यू है जो आपके बाहर बाहर की चीजों की कवरिंग बनाएगा। हो सकता है ये आपका स्किन बनाएगा, या फिर आपका जैसे स्टमक है तो स्टमक एक ऑर्गन है, अब इस ऑर्गन के बाहर एक कवरिंग होगी, वो कौन बनाएगा, वो आपका ये टिश्यू बनाएगा, ताकि स्टमक जो है, अब वो हमारी बॉडी के अंदर है बट स्टिल इट नीड्स सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द अदर थिंग्स, ठीक है। तो स्टमक को जो कवर करेगा वो एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारा हार्ट को कवर करेगा दैट इज ऑल्सो एपिथेलियल, हमारे लंग्स को जो कवर करेगा वो, हमारी स्किन जो है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है वो भी एपिथेलियल। तो कहीं भी किसी भी टाइप का आपको अगर कीवर्ड में क्वेश्चन में दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ सो एंड सो, तो भाई क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर छुपा है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे पता लगाना है, ठीक है। सॉरी, या सो अब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, ठीक है।
तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के अब एपिथीलियम है। जैसे मैंने बताया ना, जहाँ पे भी आपकी कवरिंग है वहां पर किस टाइप का है, वहां पे आपका ये एपिथीलियल टिश्यू काम आएगा। पर अब आपको हर जगह एक टाइप की कवरिंग की तो जरूरत नहीं है, आपको हर जगह अलग अलग कवरिंग की जरूरत होती है। जैसे आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसका कवर अलग है, फोन का कवर अलग है, रिमोट का कवर अलग होता है, आईपैड का कवर अलग होता है। सारे जितने भी टूल्स हम डिवाइसेस यूज करते हैं, हमारा वॉशिंग मशीन का कवर अलग होता है। तो जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसके अकॉर्डिंग कवर चेंज होता है। तो बॉडी के अंदर भी हमारा जो भी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कवरिंग है वो चेंज होता है, उसमें जो टाइप्स ऑफ सेल होंगे वो अलग होंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है, अच्छा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो सेल्स होते हैं ना एपिथेलियल टिश्यू के, तो ये कैसे होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं। मैंने आपको क्या बताया जब हमने प्लांट का जो एपिथेलियम डिस्कस किया था, एपिडर्मिस डिस्कस किया, तो एपिथेलियल का काम क्या है, हम किसी चीज को कवर क्यों करते हैं, ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सके। और प्रोटेक्ट हम उसे तभी कर सकते हैं ना जब उसके बीच में हम कोई स्पेस नहीं रखेंगे। अब हमने सेल्स जो है उनको ऐसे ऐसे पैक किया, बीच में मैंने इतना बड़ा गैप कर दिया और फिर ऐसे सेल पैक किया, अरे यहाँ से तो फिर कुछ भी एंट्री कर लेगा। तो इसीलिए ये जो सेल्स होते हैं, जो भी आपका कवरिंग करते हैं, जो भी आपके सेल्स कवरिंग वाला काम करते हैं, ये कैसे होते हैं, ये टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये टाइटली ऐसे 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 करके आपका पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सके। इनके बीच में मैंने बताया टाइटली पैक्ड है, तो ऑब्वियसली जो इंटरसेल्यूलर दो सेल के बीच का जो जगह है, स्पेस जो है, वो क्या होगा, वेरी लिटिल सीमेंटिंग मटेरियल एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, बहुत कम होगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, बाहर से कोई अंदर से ना बाहर कोई आ पाए जा पाए, इस वाला ये वाला सीन है। ठीक है, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो बहुत कम होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा, इट फॉर्म्स अ बैरियर। तो ऑफ कोर्स इसका काम क्या है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये आपका जो भी कवरिंग कर रहा है, आपके बॉडी को कवर कर रहा है, आपके स्टमक को कवर कर रहा है, जिस भी चीज को आपका कवर कर रहा है, ये वहां पे एक बैरियर बनाएगा ताकि कुछ भी आपके उसको सेपरेट करेगा। ठीक है, परमिएबिलिटी तो प्लेज अ की रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। तो अब क्या है कि भाई बैरियर बनाया है, लेकिन जैसे हमने डैम बना दिया, तो डैम में भी हम गेट्स छोड़ते हैं, स्लूज गेट्स छोड़ते हैं, ताकि अगर पानी कभी बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम उसे छोड़ पाए, अदरवाइज क्या होगा, डैम टूट जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें भी कुछ आपकी इस तरीके के गेट्स लगे हैं जो कि इसको परमिएबल बनाते हैं, ताकि आपकी बॉडी से कुछ चीज़ें बाहर आ सके, कुछ चीज़ें अंदर जा सके। जैसे कि तेल, और हम ऑयल मसाजिंग करते हैं तो ऑयल क्या होता है, धीरे 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 वो सीप इन कर जाता है हमारे बॉडी के। बट स्वेट, स्वेट क्या है, वो सिक्रीट होके बाहर आ जाता है। तो इस टाइप की जो परमिएबिलिटी है, ये सारी चीजें हमने ध्यान रखी है। सेपरेशन, तो अच्छा ध्यान रखना, अब ये जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है, तो एपिथेलियल टिश्यू जैसे हमारा स्किन है, हमारे स्किन के नीचे क्या है, मसल है, मसल है। तो अब स्किन जहां पर खत्म होगा ना, वहां पर हमारा एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, जहां पर भी आपका एपिथेलियल टिश्यू खत्म होगा, एपिथेलियल टिश्यू के बाद कोई और टिश्यू स्टार्ट हो रहा है, हमारे चार टाइप्स के टिश्यू है, तो जहां पर भी आपका एपिथेलियल जो कवरिंग वाला पार्ट जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद अगर आपका ब्लड स्टार्ट हो रहा है, मसल स्टार्ट हो रहा है या नर्व स्टार्ट हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में आपका एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर, इसको हम लोग बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, आपका एपिथेलियल टिश्यू के खत्म होने के बाद, और जो दूसरा अंडरलाइन टिश्यू, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनके बीच के जो जगह के बीच में जो एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। एपिथेलियल टिश्यू हमने पूरा ऑलमोस्ट कवर कर चुका है, इतना ही आपको ध्यान रखना है एपिथेलियल में। उसके अलावा ये जो कुछ टर्म्स हैं, ये बहुत सुपर सिंपल टर्म्स है, मैं एक बार समझा दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा सिंपल टिश्यू में कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे सबसे पहले आता है आपका सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर शेप्ड, ठीक है, स्क्वायर शेप्ड और सिंपल। तो सिंपल स्क्वैमस जो है वो क्या होता है, इस टाइप के आपके स्क्वायर शेप के कंटिन्यूअस पतली पतली, एकदम पतले पतले, एकदम बहुत पतले पतले ऐसे सेल्स जो हैं, वो बन के आपका एक लेयर बना देते हैं और उस लेयर से वो कवर कर देते हैं। बहुत थिन होते हैं ये, एक्सट्रीमली थिन, और एकदम फ्लैट, एकदम चपटे चपटे, और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, एक ही लेयर ऑफ सेल से आपके किसी पार्ट को कवर किया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हो कि यार ये बहुत डेलिकेट सी कवरिंग है, कुछ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी कवरिंग है। तो अब ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट सी कवरिंग है कहाँ होगी,
सॉफ्ट सॉफ्ट जगह पे होगी। जैसे जो हमारा एल्वियोलाई है, अगर आपको एल्वियोलाई नहीं पता, तो जैसे मैं बता रही हूँ, हम जब हवा लेते हैं अंदर, यहाँ सपोज करो ये आपका नाक है, नाक से हमने एयर लिया, एयर जो है एक पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में गया, ये दोनों हमारे हो गए लंग्स। अब ये जो लंग्स के अंदर जब जाता है ना, यहाँ पे ना ऐसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, ऐसा समझ लो यहाँ पे ना कुछ अंगूर के गुच्छे रखे हुए होते हैं, बहुत सारे गुच्छे हैं, मतलब लिटरली बहुत सारे गुच्छे हैं। अब क्या होता है, जब हमारा एयर इन अंगूर के गुच्छों में पहुंचता है, तो ये जो गुच्छे होते हैं इसमें आपके गैसियस एक्सचेंज होता है, ये इसी इन अंगूर के गुच्छों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी, हम जब सिस्टम्स करेंगे, तो उसमें मैं आपको पूरा रेस्पिरेशन जब समझाऊंगी तब आपको दिखेंगे ये अंगूर के गुच्छे कैसे होते हैं। अभी बस शॉर्ट में समझ लो, हमने एयर लिया पूरे पाइप से, ये दोनों लंग्स में गए, लंग्स में क्या है, आपके अंगूर के छोटे छोटे बंचेस हैं, ठीक है, गुच्छे हैं। अब इन अंगूर के गुच्छों को ही हम एल्वियोलाई कहते हैं। इन एल्वियोलाई में होता क्या है, तो इन एल्वियोलाई में ही आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आता है, और ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता है एयर से। तो यहाँ पर इन्हीं एल्वियोलाई, ये जो एल्वियोलाई होते हैं, दीज आर योर साइट ऑफ गेशियस एक्सचेंज, यहीं पे आपका जो गेशियस एक्सचेंज है वो होता है, CO2 और ऑक्सीजन वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब ये एल्वियोलाई क्या होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनकी कवरिंग जो है वो ये डेलिकेट सी कवरिंग करती है। उसके बाद आ गया आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रैटिफाइड मतलब आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इधर उधर स्ट्रैटिफिकेशन मतलब लेयर्स बनाना, ठीक है। तो अब ये क्या है कि स्क्वामस ही है, सिंपल स्क्वामस में क्या था, सिंगल लेयर था, पर यहाँ पर क्या किया हमने, इसी लेयर को मल्टीपल लेयर्स में अरेंज कर दिया, मेनी लेयर्स बना दिया, और इसे हमने स्ट्रैटिफाई कर दिया। अब इतनी तगड़ी हमें प्रोटेक्शन कहाँ पे जरूरत है, इतना तगड़ा, ये देखो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में क्या है, इसी के हमने मल्टीपल लेयर्स लगा दिए, जो सिंपल स्क्वामस था इसी का हमने स्ट्रैटिफाई करके मल्टीपल लेयर्स लगा दिया। तो इस टाइप की प्रोटेक्शन हमें कहाँ मिलती है, हमारा स्किन में। स्किन हमारा एक लेयर छिलता है, उसके नीचे दूसरी लेयर है, उसके नीचे तीसरी लेयर है, ऐसा नहीं होता ना कि स्किन जब तक पूरा कटता नहीं तब तक हमें अंदर की चीजें नहीं दिखती है, छिलने के बाद क्या होता है, हमें दूसरी तीसरी लेयर हमारी दिख रही होती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है, ये किस में मिलता है हमारा, मेनली ये स्किन को लेके क्वेश्चन पूछता है कि स्किन इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, कॉलमनार, ये वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। तो जहां पर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है कि भाई एक लेयर से काम नहीं चलेगा, वहां पर हम क्या लगा देते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, और इसी का क्वेश्चन स्किन को लेके आपसे पूछ दिया जाता है। फिर आता है कॉलमनार। कॉलमनार मतलब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, कॉलम कॉलम, ठीक है। कॉलम मतलब ऐसे लंबा लंबा, कॉलम का मतलब होता है लंबा लंबा, ठीक है। तो इस टाइप से कॉलमनार जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हो गए आपके कॉलमनार सेल्स, ये हो गए आपके लंबे लंबे जो सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं कॉलमनार सेल्स। ये टॉल पिलर लाइक सेल्स होते हैं। अगेन ये सिंपल कॉलमनार है, सिंपल लगा हुआ है मतलब वन लेयर होगा ओनली, ठीक है, सिंपल लगा है मतलब वन लेयर। अब ये हो गए आपके वन लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर। कहाँ पे मिलेंगे ये, इंटेस्टाइन पे, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है वहां पे मिलेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका जो इंपॉर्टेंट है, सिंपल कॉलमनार के बाद आता है आपका सीलिएटेड कॉलमनार। सीलिएटेड कॉलमनार मतलब जैसे ये आपका सिंपल कॉलमनार है, अब इसके ऊपर क्या होगा, छोटे छोटे आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगा दो, ऐसे ऐसे सीलिया, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे खड़े कर दो इसके ऊपर, जैसे बाल होते हैं ना उस तरीके से इस पे आपने सीलिया, इसे बोलते हैं सीलिया। तो इस टाइप के जो सिंपल कॉलमनार है उसको हम लोग बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनार सेल। इसको क्या बोलेंगे, सीलिएटेड कॉलमनार। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने सीलिया लगा दिया, और मैंने क्या बताया था कि जब भी हम इस टाइप की कोई चीजें ऐसे एक्स्ट्रा करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो अब इसकी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़रूरत है भाई, वहाँ पे हमें सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। और ये जो सीलिया क्या करते हैं, इन सीलिया का एक और काम होता है, ये जो हमारा म्यूकस होता है ना, जो हमारे नाक में आ जाता है, क्यों आता है, ये सारा म्यूकस हमारे लंग्स में कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता है, हमारे ट्रैकिया में प्रोड्यूस होता है। पर क्योंकि वहाँ पे ये इस टाइप की चीज़ें हैं, तो ये ऐसे 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 हिल रही होती है, और हिलते हिलते वो अंदर के म्यूकस को बाहर कर देती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्यूबॉइडल। सो क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब कि आपका कुछ क्यूब शेप का है, ठीक है। क्यूब आपको पता होगा, तो ये आपके क्यूब शेप के सेल्स होते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, लाइनिंग ऑफ द किडनीज, डक्ट, सैलिवरी ग्लैंड्स, यहाँ पे मिलेंगे। इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गए आपके
क्यूबॉइडल, ये तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल है, ये हो गया आपका सिंपल क्यूबॉइडल मतलब एक लेयर। इसका काम क्या होता है, इसका ये वहां पर मिलेगा जहां पर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग का काम करना है, जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर, जब उसने यूरिन होल्ड करके रखा है तब वो फैल जाता है, बट जैसे ही आप यूरिन रिलीज कर देते हो तो नॉर्मल हो जाता है। तो उन टाइप की जगहों पे आपको किस टाइप का एपिथेलियम मिलेगा, उस टाइप की जगह को किस कौन कवर करता है, क्यूबॉइडल। फाइन, उस टाइप की जगह को क्यूबॉइडल कवर करता है। फिर आता है ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर नाम से ही समझ आ रहा है, ग्लैंड्यूलर मतलब जो कि ग्लैंड जैसा काम करे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम क्या करता है, ये आपके उन जगहों को कवर करता है जहाँ पे कि ग्लैंड सेल्स बनते हैं, ठीक है, जो ग्लैंड सेल्स जो है उनको कवर करता है। और साथ ही साथ ये कुछ कुछ आपका सिक्रीशंस भी करता है, ग्लैंडुलर है तो ग्लैंडुलर से समझ आना कि आपके कुछ कुछ लिक्विड्स को भी सिक्रीट करेगा, सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस एट द, सिक्रीशन का काम करता है, ठीक है, एपिथेलियल सरफेस पे ये आपका सिक्रीशन भी करेगा। ओके, डन टिल हियर। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ आपका टिश्यू जो है, एनिमल टिश्यू है, दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज योर समथिंग विच विल कनेक्ट एवरीथिंग, ठीक है, वो आपका क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। सिंपल सी बात है, ब्लड को देख लो भाई, हमारे सर को खोलो तब भी ब्लड मिलेगा, पैर के कहीं पे कुछ कट जाएगा वहां भी ब्लड मिलेगा। तो ब्लड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू, ये सारा काम यही संभाल रहा है, हमारा ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना, खाना पहुंचाना हर जगह, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, सारा काम जो है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, तो वो हमारे ये ब्लड महाराज के पास है। अब ब्लड में होता क्या क्या है, ब्लड पहली चीज तो आपके पाइप से बहती है। ये पाइप आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है आपके वेन्स और एक होती है आपकी आर्टरी, ठीक है। वेन्स में आपके कौन से ब्लड बहते हैं, तो वेन में आपका जो गंदा खून होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है वो बहता है। वेराज जो आपकी आर्टरीज होती है उसमें आपका ऑक्सीजन वाला खून बहता है, जिसमें कि आपका ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो जो ब्लड है ये किससे फ्लो करता है, प्रॉपर पाइप से हमारी बॉडी में, कौन से दो टाइप के पाइप्स है, तो वेन्स है और आर्टरीज है। वेन्स में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है और आर्टरी में ऑक्सीजन वाला। अब ये अलग अलग क्यों बहता है, क्योंकि भाई अगर साथ में एक ही जगह से बहेगा तो मिक्सिंग हो जाएगी, फिर पता नहीं चलेगा कहाँ ऑक्सीजन है कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसीलिए क्या होता है, ये अलग अलग होके बैठता है। इसके अलावा हमारे ब्लड में क्या है, इसके अलावा हमारे ब्लड में और भी तीन चीजें हैं, इसके अलावा हमारे ब्लड में और भी तीन चार चीजें हैं, जैसे कि हमारा आरबीसी हो गया, व्हाइट ब्लड सेल हो गया, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। तो ब्लड जो है ना वो दो कंपोनेंट्स का बना होता है, एक हो गया उसके सेल्स और दूसरा हो गया उसका फ्लूइड वाला पार्ट जिसको कि हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो 90% ऑफ द जो ब्लड है वो किससे बना हुआ है, से बना हुआ है। उसके अंदर ये जो सेल्स है तीनों टाइप्स के, ये सेल जो है उसके अंदर तैर रहे होते हैं। तो उसमें कौन कौन से सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये किसके अंदर सस्पेंडेड है, तो प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है उसका तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ के अंदर ही आपकी जो सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इस आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी लिखा हुआ रह सकता है। देखो, बायो में साइट का मतलब होता है, साइट लगा हुआ है ना तो इसका मतलब होता है सेल, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। और इरिथ्रो का मतलब होता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, वो इरिथ्रियन सी मतलब रेड सी, तो इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, ठीक है। तो वहां से आपको समझ आएगा, इरिथ्रोसाइट मतलब रेड कलर का आपका सेल है। इरिथ्रियन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी करके ही था, उसका कोई राइटर भी नहीं है, तो वहां से आप रिलेट कर लो कि इरिथ्रियन सी का मतलब क्या था, कि रेड सी, तो इरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड, तो आरबीसी आपका क्या हो गया, रेड सेल। डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तो मैंने पहले क्या बताया, साइट का मतलब होता है सेल, तो उसको देख के तो कंफ्यूज होना नहीं है। ल्यूकोसाइट आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, तो ये हो गया आपका व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार ना इन टर्म्स में भी आपके ऑप्शंस दिए रहते हैं और वहां जाके सर चकराएगा। तो ये थ्रोम्बोसाइट, साइट मतलब अगेन सेल, और थ्रोम्बोसाइट मतलब आपका प्लेटलेट्स की बात हो रही है। उसके बाद आ जाता है आपका बोन। बोन जो है इसका क्या काम है, बोन का काम आपको पता ही है, हमारे शरीर को पूरा ढांचा प्रोवाइड किया हुआ है। बोन कैसा होता है, तो बोन आपका एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है।
अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें आपका एक फ्लूइड है, लिक्विड प्लाज्मा, जिसके अंदर आपके अलग अलग जो सेल्स हैं वो घूम रहे हैं। पर आपका जो बोन होता है ना, बोन क्या है, इसका जो बाहर का जो फ्लूइड है वो बहुत हार्ड है, और उस हार्ड फ्लूइड के अंदर आपका कैल्शियम और फास्फोरस, कौन सी दो चीजों से हमारे बोन्स बने हुए हैं, तो ये पूछ देता है कि हमारा बोन बना हुआ है Ca2+ और फॉस्फोरस का बना हुआ है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का हमारा बोन बना हुआ है। और ये जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है, ये जो उसका फ्लूइड है वो कैसा है, बहुत हार्ड है, इसीलिए हमारा बोन जो है वो बहुत हार्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा, बोन के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। साइट मैंने पहले ही बताया, सेल को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोडेस, ऑस्टियोडैट, आपने बचपन से बहुत सारे ऐड में सुना होगा। जस्ट रिलेटेड, कि उसका मतलब होता है बोन में होल्स होना, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस होना, तो ऑस्टियो जो वर्ड है वो बोन से एसोसिएटेड है, और ऑस्टियोसाइट मतलब बोन का सेल को बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिगामेंट। अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना, वो लिगामेंट और टेंडन में होता है, ठीक है। हम कभी बोलते हैं लिगामेंट टीयर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये किस टाइप का टिश्यू है, तो ये फाइब्रस टिश्यू है, फाइबर जैसा टिश्यू है। फंक्शन क्या है, लिगामेंट का फंक्शन क्या है, और बोन सॉरी टेंडन का फंक्शन क्या है। तो लिगामेंट क्या करता है आपका, बोन टू बोन अटैच करता है, ठीक है। लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन अटैच करता है। और टेंडन क्या करता है, मसल टू बोन करता है। ये देखो, ये आपका नी का जॉइंट है, इसमें आप देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो आपका बोन है फीमर, और ये जो नीचे वाला बोन है टीबिया, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बोन्स को हमने कैसे अटैच किया है, तो ये रहा आपका लिगामेंट। अब देखो, इसको याद रखने के लिए मैं तो ये बोलूंगी कि इस डायग्राम को इमेजिन कर लो कि अच्छा, आप जब मेरे साथ पढ़ रहे थे तब आपने घुटने का डायग्राम देखा था, जिसमें आपका राइट साइड में क्या था, लिगामेंट था, और राइट साइड में कौन सा अटैचमेंट था, तो बोन से बोन अटैच था, और राइट साइड में लिगामेंट था, ठीक है, इमेजिन कर लिया। अब लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में जो मसल है, थाई वाला जो मसल होता है, उसको बोन से अटैच किया हुआ था, और लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ था, टेंडन। तो टेंडन और लिगामेंट, लिगामेंट क्या था, बोन से दोनों बोन्स को अटैच किया हुआ था, और टेंडन क्या है, बोन से मसल अटैच किया हुआ है। तो इस तरीके से इमेजिन कर लो, ये डन हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसा होता है, कार्टिलेज में भी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, पर उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे आप अपना कान मोड़ ले रहे हो, नाक मोड़ ले रहे हो, इस तरीके से जो कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। और कार्टिलेज का जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। साइट का मतलब हो गया सेल, और कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के सेल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। उसके अलावा आ गया हमारा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है वो कैसा होता है, ये बहुत आपका लूजली स्पेस्ड, ये है आपका एरियोलर टिश्यू। बहुत दूर दूर जो है आपके इसमें क्या होंगे, सेल्स होंगे, जेली जैसे होते हैं। काम क्या होता है, जितना भी आपका खाली जगह है, स्टमक आ गया, स्टमक के बाद बगल में थोड़ा खाली जगह बच गया था, चलो यार इसको भर देते हैं, तो कौन सा टिश्यू डाल के भर दोगे, अरियोलर, ठीक है। जैसे हम पैकेजिंग जब करते हैं, सामान हमारा फ्लिपकार्ट से इससे उससे डिलीवर होने के लिए जब आता है, तो जितना भी खाली पार्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ, जैसे पर्स खरीदने जाते हैं हम कभी, ठीक है, हैंड बैग, लड़कियों का हैंड बैग इज द बेस्ट एग्जाम्पल। उसका जो खाली पार्ट होता है उसे स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, दुकान वाला पेपर, पन्नी, कुछ भी कचरा उसमें भर देता है। लड़के जब बैग खरीदने जाते हैं अपना, उसमें भी कुछ ना कुछ भरा हुआ रहता है। उसी तरीके से जो अरियोलर टिश्यू होता है ना, कुछ नहीं करना है, ऑर्गन के बाहर में जगह बची थी तो उसको हमने भर दिया, किससे, अरियोलर टिश्यू से, ठीक है। एक होता है हमारा एडिपोज टिश्यू, और इसके अंदर जो सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एडिपोसाइट्स। ये जो एडिपोसाइट्स होते हैं, इसका काम क्या है, जितना भी आपका फैट है वो आपका इन्हीं सेल्स के अंदर जाके स्टोर होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज योर फैट सेल्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन होता है। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट स्टोर करने के काम आता है, फैट स्टोर करने के काम आता है। और फैट क्या करता है, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। तो आपने फैट देखा होगा, देखो हमारे पास ना फैट दो टाइप के होते हैं, एक विसरल होता है, एक क्यूटिकल होता है, ठीक है। अब जो हमारे स्किन के नीचे जो चर्बी होती है उसको हम लोग सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, ठीक है, जो स्किन के नीचे वाली चर्बी होती है। और कुछ जो फैट होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुछ फैट। जैसे जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर अंदर जो फैट जो लगा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं विसरल फैट। तो हमें हमेशा ये ट्राई करना होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर अच्छा खासा विसरल फैट है, बट हमें सबक्यूटेनियस फैट नहीं गेन करना है, ये अनहेल्दी होता है। सबक्यूटेनियस फैट मतलब हमारे स्किन के अंदर जो मोटी मोटी चर्बी इकट्ठा हो जाती है उसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग
नेक्स्ट टिश्यू जो है हमारा थर्ड नंबर का टिश्यू है, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। मैंने पहले ही बताया यही चार टाइप्स के जो टिश्यू है, इन्हीं से हमारे अलग अलग ऑर्गन्स बने हैं, फिर उन्हीं ऑर्गन्स से हमारे ऑर्गन सिस्टम बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारे पास मस्कुलर टिश्यू जो है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल मसल। दूसरा होता है हमारा स्मूथ मसल। और थर्ड है हमारा कार्डियक मसल। तो इसमें हम इसको ना टैबुलर फॉर्म में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस पता रहे तीनों के बीच में। तो जो स्केलेटल मसल होता है, अब आप वैसे से इमेजिन करना, आपको वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री ना रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्केलेटल मसल मतलब जो मसल हमारे स्केलेटल सिस्टम, हमारे बोन्स के साथ चिपके हुए हैं, अटैच्ड हैं। अब ये जो स्केलेटल मसल होते हैं, ये कैसे होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं नेचर में। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है कि आप जो हो अपनी कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपने कंसेंट से कर रहे हो, वॉलंटरीली कर रहे हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वॉलंटियर करो। वॉलंटियर करो मतलब खुद से आगे आओ और बताओ कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो वॉलंटरी का मतलब होता है आप अपने कंसेंट से, अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ, आपकी बॉडी में जितने भी स्केलेटल्स हैं, जितने भी आपकी हड्डियां हैं, क्या वो अपने आप हिलने लग जाती है? हम भूत तो है नहीं, हम घोस्ट तो है नहीं कि हमारी जो बोन्स है वो ऑटोमेटिकली मूव करने लगेगी, राइट? तो इसीलिए जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। क्योंकि हम हमारा हाथ कब मूव करते हैं? जब हमारी मर्जी होती है। पैर मूव कर रहे हैं, मर्जी है। हम हमारे जितने भी स्केलेटल बोन्स हैं उनको तभी मूव करते हैं अपनी मर्जी से। तो उनके साथ जितने भी मसल हमारे एसोसिएटेड है, दोज विल बी नोन एज योर वॉलेंट्री मसल। अब एक कैटेगरी होती है हमारी स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल देखो, इसको हम इसलिए ऐसा बोलते हैं, ये जो हमारे तीनों टाइप के मसल्स है ना, इसमें जो हमारा स्केलेटल मसल है, इसको आपको बहुत सारी धारी धारी दिख रही होगी, पर इसमें आपको ऐसा कुछ धारी धारी नहीं दिख रहा होगा। लंबा सा अपना सेल है, स्मूथ सा एकदम मस्त सेल है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल जो है ये क्या होता है, इसके ऊपर धारी धारी होती है और इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्ट्राइटेड। जैसे हमारे टाइगर्स के ऊपर लाइंस बने होते हैं, ठीक है, जो रॉयल बंगाल टाइगर्स है हम उसे बोलते हैं, वो मतलब बहुत फेमस है। उसके जो ब्लैक कलर के जो स्ट्राइप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा स्केलेटल मसल होता है, इसके ऊपर हमारे स्ट्राइप्स बने होते हैं और इसीलिए इसका एक और नाम देते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल। क्योंकि इसके ऊपर क्या बने होते हैं? स्ट्राइप्स बने होते हैं। जबकि जो हमारा स्मूथ मसल है, इसके ऊपर कोई स्ट्राइप्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अनस्ट्राइटेड मसल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? अनस्ट्राइटेड मसल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड। तो अब आपको ये स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई स्केलेटल मसल होना चाहिए, स्केलेटल मसल होता है, स्मूथ मसल होता है। स्केलेटल जो होता है उसके ऊपर स्ट्राइप्स बनी हुई होती है, इसलिए उसे स्ट्राइटेड बोल देंगे। स्केलेटल हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं, इसलिए उसे वॉलेंट्री बोलते हैं। रट्टा नहीं मारना है। उसी तरीके से हमारे पास आता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो है उसके ऊपर कोई स्ट्राइप्स नहीं होती, वो चिकना दिखता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल बोलते हैं या अनस्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। ओके। उसके बाद अब देखो, स्मूथ मसल जो है उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ये जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं, ये, अब आप ये बताओ, आप जब खाना खा रहे हो, पेट का साइज बड़ा हो रहा है, आप लंग्स में जब एयर इनहेल कर रहे हो, आपका साइज मतलब जो लंग्स का साइज है वो बड़ा हो रहा है। आप यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन स्टोर हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है वहां पर भी। तो ये सारी जगह जो है, ये सब जो चीजें हैं, ये आप कंट्रोल में नहीं है आपके। आपका जो खाना आप खा रहे हो, आपका एलिमेंट्री कनाल जो मूव कर रहा है, उसमें आपका स्टमक जो पूरा मूव कर रहा है, आपको वॉशरूम जाना है सुबह में, आप अपना सारा फीकल मैटर रिलीज कर रहे हो, तब भी आपके बॉडी में जो है मरोड़े आ रही होती है। ठीक है, पानी क्यों पीते? ताकि ये मूवमेंट जो है वो तेज हो जाए। तो जो मरोड़े आ रही होती है, ये सब मूवमेंट आपके कंट्रोल में है क्या? आप उसको कंट्रोल कर सकते हो क्या? आप उसको रोक सकते हो? नो। तो ये सब मूवमेंट जो है ये आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, यू कैन नॉट कंट्रोल दीज मूवमेंट्स। तो ये सारा मूवमेंट जो है स्मूथ मसल करता है और इसीलिए इन मूवमेंट्स को बोलते हैं इनवॉलेंट्री। आप कितनी ही कोशिश कर लो, कुछ नहीं कर सकते आप इन मूवमेंट्स का। ठीक है, तो हमारा वॉलेंट्री हो गया, स्केलेटल मसल, स्ट्राइटेड हो गया, इनवॉलेंट्री हो गया, स्मूथ, अनस्ट्राइटेड। एक है हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ मसल, जो कि बहुत स्पेशल मसल है,
ठीक है, इसे बोलते हैं हम कार्डियक। कार्डियक मतलब हार्ट का मसल। अब ये हार्ट का मसल है ना ही ये आपका स्केलेटल में फिट होता है, ना ही ये आपका स्मूथ में फिट होता है, क्योंकि भाई ये एकदम मोस्ट स्पेशल अलग कैटेगरी का मसल है। ये आपका पहली चीज तो इनवॉलेंट्री है। अब आप हार्ट है, हार्ट आपका बीट कर रहा है, आपका मन करे कि भाई मैं अपनी हार्ट बीट, सांस तो आप फिर भी 1 मिनट को रोक लेते हो, बट हार्ट बीट आप बोलोगे कि मैं अपनी हार्ट बीट रोक लूँ, तो इट इज इम्पॉसिबल। यस, इट इज इम्पॉसिबल कि आप अपनी हार्ट बीट रोक के दूसरे सेकंड ऑन हो जाओगे। देयर इज नो टर्न ऑफ एंड टर्न ऑफ बटन विथ योर हार्ट। द मोमेंट यू आर बॉर्न, जैसे ही आप पैदा हुए हो, जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपका हार्ट डे और नाइट काम करेगा आपके लिए। वो रुकने नहीं वाला है, वो आपके लिए कंटिन्यूस काम कर रहा है। दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो वो किस टाइप का मसल हो गया? इनवॉलेंट्री मसल हो गया, स्पेशलाइज्ड मसल है। ठीक है। एक चीज और है, अगर आप देख रहे हो आपके हार्ट में एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, ऑटोमेटिक है। रुक रहा है, फिर बीट कर रहा है, फिर रुक रहा है, फिर बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है। सोचो अभी तक आप जब से पैदा हुए हो अब तक आपने कितनी हार्ट बीट्स आप जी चुके हो। ठीक है। तो इसीलिए ये एक स्पेशल टाइप का मसल है, इसलिए इसे हमने अलग रखा रहता है, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल। आई होप फंक्शन, फीचर और कंट्रोल और नाम को लेके अब कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी के मूवमेंट से जो मसल एसोसिएटेड है, जो आइरिस हो गया, आंखों का जो मूवमेंट कर रहे हैं, यूरेटर, ब्रोंकाई, ये स्मूथ मसल हो गया। और हार्ट का मसल जो है ये हो गया। अब क्या होता है, इसके ना सेल शेप में एक डिफरेंस होता है। जैसे अब आपको ध्यान रखना है, ये इसके जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग से होते हैं। ठीक है, लंबे लंबे से होते हैं। इसके कैसे होते हैं, इस टाइप के, थोड़े छोटे और कॉर्नर्ड होंगे। इसके भी आपके फिर लॉन्ग लॉन्ग सेल्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, देख रहे हो सिलेंडर जैसा शेप है। ठीक है। इसका कैसा है, स्पिंडल शेप है, इस टाइप का शेप है। और इसका कैसा है, इसका देखो, इसका भी अगेन आपका सिलेंड्रिकल शेप है। तो आपका जो सेल का शेप है, वॉलेंट्री स्केलेटन। अब इसको ना ऐसे ही ध्यान रखना कि आपने टेबल में स्केलेटन और फिर आपने स्मूथ और फिर कार्डियक पढ़ा था, तो ये आपका सिलेंड्रिकल होता है, ये आपका स्पिंडल होता है, पॉइंटेड एंड्स है। ये देखो कोने जो है इसके कैसे हैं, पॉइंटेड है। और ये भी आपका कैसा है, फिर से ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। और जो स्मूथ मसल है वो कैसा है, स्पिंडल शेप है, जिसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। उसके बाद ब्रांचिंग की बात करें तो ये अनब्रांच्ड है, ये भी अनब्रांच्ड है, लेकिन ये ब्रांच्ड है। अब इस इमेज को आप विजुअलाइज करो, इसमें देखो, इसमें कोई ब्रांचिंग है नहीं, इसमें कोई ब्रांचिंग है नहीं, पर इसमें देखो ये वाला जो फाइबर है वो इस वाले फाइबर से एक ब्रांच के थ्रू जुड़ा हुआ है। फिर ये यहाँ से भी ब्रांचिंग हो रही है, ये भी ब्रांच्ड है। तो जो कार्डियक मसल होता है वो ब्रांच्ड होता है। तो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो, ये कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट और यूनी न्यूक्लिएट। यहाँ अगेन डायग्राम से देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो सिलेंडर शेप तो दिख रहा है, ओके। अब ये देखो, ये जो लास्ट के 3 पॉइंट्स है ना, ये आपको डायग्राम से ही ध्यान में रखना पड़ेगा और रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है। शेप को लेके क्लैरिटी हो गई होगी कि भाई ऊपर की जो ये वाला है ये भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है, इसका पॉइंटेड एंड वाला है। ठीक है। ब्रांचिंग को लेके हो गया कि भाई ये अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है, बट इसमें हमें ब्रांचिंग दिख रही है, तो ये हमारा ब्रांच्ड हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, न्यूक्लियस देखो कितने सारे हैं। एक वो है ब्रांच, एक फाइबर है और उसके अंदर इतने सारे न्यूक्लियस है, देखो। तो ये किस टाइप का हो गया आपका, मल्टी न्यूक्लिएट। इसमें देखो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, तो ये यूनी न्यूक्लिएट। और सिमिलरली जो आपका कार्डियक मसल होता है ये भी कैसा होता है, यूनी न्यूक्लिएट होता है, एक के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियस और ब्रांचिंग वाला क्वेश्चन है ये आपका पूछा जाता है कई बार। ठीक है। उसके अलावा आप जब स्केलेटल मसल को देखो, कि जो हमारा स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल मसल को अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे, तो ये स्केलेटल मसल जो है ये आपका, इसके फिर एक टुकड़ा निकला, इसका टुकड़ा निकला, इसका टुकड़ा निकला, फिर इसका टुकड़ा निकला। और लास्ट में जो हमारा मसल फाइबर होता है ना, ये दो चीजों का बना होता है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, मायोसिन और एक्टिन। ये ठीक है, लास्ट में जो है ना, जैसे वायर कैसे लास्ट में 2 वायर ऐसे निकल के आते हैं, उस तरीके से इसके जब आप छोटे 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 अंदर अंदर से टुकड़े निकालते जाओगे तो लास्ट में ऐसे 2 वायर्स निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मायोसिन और एक्टिन। इसी एक्टिन और मायोसिन की वजह से हम मसल्स को जो है मूव कर पाते हैं। ठीक है, मसल को क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं।
उसी तरह जैसे हमारा सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटो का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि सेल, तो सेल का जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसी तरह जो हमारा मसल होता है, मसल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म मतलब मसल के अंदर जो उसका फ्लूइड होता है उसे सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। और मसल के ऊपर की जो पतली सी कवरिंग होती है उसको क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा बोलेंगे। ठीक है, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, ये क्लियर है। दैट्स इट। लास्ट हमारा टिश्यू है फोर्थ नंबर का, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। इसका बहुत सुपर इंपॉर्टेंट काम है। इसका आपका यही काम है कि जो नर्वस टिश्यू होता है, जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, कहीं से हमें रिएक्शन मिल रहा है, कहीं से हमें कुछ भी मिल रहा है, उसको हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है ब्रेन तक, हमें सारा सिग्नल भेजना है। ताकि क्या हो सके, ब्रेन तक आप सिग्नल भेजोगे उसके बाद ही वो ब्रेन जो है आपको प्रोसेस करके बताएगा ना कि अच्छा इस चीज़ का अब जो है हमें ये करना है, या फिर इस चीज़ का हमें ये करना है। तो नर्वस टिश्यू जो है क्या करता है, सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें आपके ब्रेन हो गया, ब्रेन भी आपका किसका बना हुआ है, नर्वस टिश्यू का बना है। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू का बना है। जितने भी हमारे ये नसें जो हमारे बॉडी के अंदर घूम रही है सब आपका नर्वस टिश्यू है। ठीक है, नर्वस टिश्यू का जो एक सेल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन। और ये मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी का सबसे लंबा जो सेल है वो कौन सा है, दैट इज योर न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है हमारी बॉडी का सबसे लंबा सेल है। ठीक है, सिग्नल कैसे ट्रांसफर करता है ये, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, कैसे ट्रांसफर करता है वो मैं बता रही हूँ। अब हमारी जब बॉडी किसी भी चीज को रिएक्ट करती है ना, तो वो ऐसे ही रिएक्ट करती है। सपोज करो हमें हमारा मसल मूव करना है, तो ब्रेन ने सिग्नल भेजा, वहां से नर्व जो है वो मसल के ऊपर गया, मसल को अब वो मूव करेगा, वो सिग्नल भेजेगा। ये आपका डायग्राम है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का डायग्राम है। न्यूरॉन का डायग्राम आप बस देख लो, ये क्या होता है, ये आपका पूरा सेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक काफी लंबा सेल है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट, मतलब बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं। अब क्या है, ये आपका मसल है समझ लो। मसल के अंदर आपकी जो डेंड्राइट्स है ये ऐसे चिपके हुए रहेंगे। अब मसल को कुछ भी सिग्नल मिला, मसल ने यहाँ पे केमिकल छोड़ दिया। ये केमिकल जो है क्या होगा, ये केमिकल आपके ये डेंड्राइट्स जो हैं ये उठा लेंगे, ब्रांचिंग। अब ये इंफॉर्मेशन यहाँ भेजेंगे। ये आपका सेल का बॉडी है। ठीक है, मेन जो सेल है वो यही है। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे, यहाँ पे ये क्या करेगा सेल, इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है और जल्दी होता है। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसपोर्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे 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 जंप कर करके, ये जो माइलिन शीट लगी है ना, ये इसीलिए लगी है, जो माइलिन शीट लगी है ये इसीलिए लगी होती है ताकि जो सिग्नल है वो अंदर से ऐसे ना जाने की जगह कूद कूद के कूद कूद के कूद कूद के एंड तक पहुंच जाए। और वहां से फिर ये क्या करेगा, ये अब यहाँ पे दूसरा इस तरीके से डेंड्राइट होगा किसी और सेल का, उसको ये सिग्नल दे देगा। और ऐसे करते 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 ये जो सिग्नल है ये आपका ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, जहां भी आपको पहुंचाना है, या मसल तक, ब्रेन से मसल तक, ये आपका सिग्नल जो है इस तरीके से पहुंच जाता है। ठीक है, सो दिस क्लास इज ऑलरेडी वेरी लॉन्ग। आई हैड प्रिपेयर्ड कि मैं ये भी वाला सारा पार्ट आपको करा दूंगी, बट फॉर दैट लेट्स डू इट, आई थिंक वी कैन, नहीं, वील डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ये वाला जो है, हम ये वाला पार्ट, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा, मुझे उसमें आई ईयर आपको सारी चीज़ें बतानी है। वी विल नॉट मिस एनीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा कवर करेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ये आप वीडियो जैसे जैसे आती जा रही है उसको आप देखते रहे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ, तो वहां से देख लेना। और अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है, सेल आपको नहीं पता है, तो सेल आप जाके, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सेल सेल का, वो वहां से आप पढ़ लेना। थैंक यू सो मच ऑल, एंड जय हिंद। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।